अलवर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं। अत्यंत व्यस्त दिनचर्या आप जान रहे होंगे। वैसे तो सभी दिन इन दिनों रविवार की तरह आपके जा रहे हैं, लेकिन रविवार के दिन भी निरंतर सुबह से हम देख रहे हैं आप दफ्तर में हैं, अभी भी कार्यालय में हैं। आज हमें यहाँ क्यों आना पड़ा, क्यों हम मुखातिब हो रहे हैं? क्योंकि बात कल से कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिसे कुछ लोग सरल भाषा में मॉडिफाइड लॉकडाउन कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था, जिसको लागू किया, कि 20 तारीख से कुछ बदलाव होंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर समीक्षा के बाद। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं अलवर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी का। सवाल वही कि कल से बदलाव होने वाला है, तो हम अफवाहों पर ना जाएं। अलवर में बात वही है जो जिला कलेक्टर कहेंगे। हम इसीलिए यहाँ आए हैं, आप सभी जो पाठक दर्शक हैं इनके कहने पर, क्योंकि तरह तरह की ऐसी बातें निकल रही थी कि कल से कुछ गलत सूचनाएं भी आ रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, या अलग अलग लोगों में अलग अलग बातें थी। कल से क्या होगा इसकी सबसे प्रमाणिक जानकारी, या यूँ कहें कि जो जिला कलेक्टर कहेंगे वही अलवर में कल से होगा। कुछ बदलाव यदि इस लाइव के बाद भी इनकी बातों के माध्यम से हमारे साक्षात्कार में होते हैं, तो वो भी प्रशासन ही उसमें, जो स्थानीय स्तर पर आपके गांव में, पंचायत में, कस्बे में, वहाँ जो कलेक्टर के आदेश के माध्यम से नई चीज़ें लागू होंगी वो लागू होंगी। इस लाइव के बाद भी हो सकता बदलाव हो परिस्थितियों में। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। हम 2 चरणों में बात कर रहे हैं। सबसे पहला लॉकडाउन हुआ, उसे हम आज तक यहाँ पहुँचे हैं। अलवर की स्थिति क्या है? क्योंकि अलवर देश में वो ज़िला है जो सबसे पहले चीन के वुहान शहर में कोरोना ने दस्तक दी थी। तब इसका नाम नोवल कोरोना वायरस था। तब से हम देख रहे थे कि आपने अलवर से MIA में नियमित जाते थे, एक तैयारियां शुरू कर दी थी। तो अब तक क्या तैयारियां हैं, क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं, और स्वास्थ्य जिसके लिए हम सब डटे हुए हैं, रुके हुए भी हैं, उसमें क्या अब तक हमने अर्जित किया है? जी सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पत्रिका समूह का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारी बात आम जन तक ले जाने के लिए हमें ये मंच साझा किया हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जब से केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोरोना को लेके स्पेसिफिक निर्देश जिला स्तर पे दे रही है, तब से अलवर ज़िला प्रशासन उन सभी आदेशों की अक्षरशः पालना कर रहा है। उदाहरण स्वरूप, जब से लॉकडाउन राजस्थान में, देश में लागू हुआ है, और तब से लेके अभी तक समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे वो लॉकडाउन का पालन, उसके साथ साथ चाहे रिलीफ की एक्टिविटीज़ हो, ज़रूरतमंदों तक सामान पहुंचाने की बात हो, ये सभी चीज़ों को देखा जा रहा है। हाल फिलहाल आज 19 तारीख है। 19 तारीख तक हमारे ज़िले में तकरीबन 1700 टेस्ट जो है, सैंपल्स जो हैं, वो हमने लेने का प्रयास किया है। सभी आम जन ने, पूरे अलवर वासियों ने बहुत सहयोग किया है। कोई पैनिक नहीं हुआ है। सभी ने आगे बढ़ चढ़ के कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया है। जैसा कि आपको विदित है, केवल 7 लोग अभी तक अलवर ज़िले के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनमें से भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो नेगेटिव हो चुके हैं। हम लोग केवल आधिकारिक पुष्टि का वेट कर रहे हैं SMS अस्पताल द्वारा। अदरवाइज़ वो सभी लोग इस समय पे हेल्दी हैं, सेफ हैं। इसके लिए प्रशासन को और चिकित्सा विभाग को और अलवर के जो नागरिक स्टे एट होम करके बैठे हैं, उनको भी बधाई है। उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना धैर्य बनाए रखा है, और कोरोना के साथ जो ये जंग है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ, जैसे आपने कहा कि अब चूँकि एक मॉडिफाइड लॉकडाउन द्वितीय जो चरण है वो 20 तारीख से शुरू होने वाला है, उसको लेके कई प्रकार की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। आम जन में भी कई प्रकार की बातें हैं, सजेशंस हैं, सुझाव हैं, भ्रांतियां हैं। मैं चाहूँगा कि एक एक करके अगर हम उस चीज़ की बात रख पाएँ, तो एक एक करके हम उन सभी चीज़ों पे चर्चा करें। सर, सबसे पहले तो जो मॉडिफाइड लॉकडाउन कल से, हमारे कई दर्शकों की जिज्ञासाएं भी हैं, उनके सवाल जो इसमें आएंगे हम निरंतर आदरणीय जिला कलेक्टर जी से करते रहेंगे और समाधान भी आएंगे। सर, सबसे पहला, हर आदमी यही चाह रहा है कि उनका क्या होगा, क्योंकि हर आदमी का रोजगार है। पर मैं दोस्तों, बात यहाँ शुरुआत, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में है, अलवर ज़िला राजस्थान को अगर हम देखते हैं तो GST सबसे ज़्यादा देता है, और उसकी वजह है हमारे उद्योग। भिवाड़ी
अलवर, MIA, नीमराणा, बहरोड़, इनके साथ ही ज़िले में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें करीब 178 बड़े उद्योग हैं, 6000 छोटे उद्योग हैं, जिनमें 95,000 श्रमिक छोटे बड़े उद्योगों में काम करते हैं, करीब 6 लाख के बड़े उद्योगों में हैं। इन उद्योगों के लिए कल से अब तक क्या व्यवस्थाएं थी उद्योगों में, कौन से उद्योग चालू थे और कल से कौन से उद्योग शुरू हो सकेंगे, अगर शुरू हो सकेंगे तो उनको अनुमति की क्या प्रक्रियाएं हैं, कहाँ उनको, आप इस बारे में मार्गदर्शन करें क्योंकि काफ़ी हमारे उद्योगपति मित्र जो पाठक हैं, दर्शक हैं, वो भी देख रहे हैं। जी, देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन क्यों। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जैसे ही लॉकडाउन लगता है उसके साथ साथ कई प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो जीवन व्यापन करने के साधन होते हैं, उन पे अफेक्ट आता है। उसी प्रकार से इतने दिनों से लगातार जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, लाइवलीहुड्स के ऊपर जो संकट पैदा होता है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा सभी के हितों को साथ लेके चलना रहता है। उसी के परिप्रेक्ष्य के अंदर ये निर्णय किया गया है कि जहाँ जहाँ पे हाल फिलहाल कोरोना को लेके वैसी स्थिति नहीं है, वहाँ पे हमें लाइव्स के साथ लाइवलीहुड्स को भी साथ लेके चलना है। उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि अलवर ज़िले के अंदर जो इंडस्ट्री की प्रेजेंस है, जो उद्योग है, जो लाइवलीहुड्स क्रिएट करने की सक्षमता है, वो राजस्थान में काफ़ी अग्रणी है। बिल्कुल, इसको देखते हुए इंडस्ट्रीज़ का जो लॉकडाउन के समय अभी तक स्थिति थी वो इस प्रकार से थी कि समस्त प्रकार की एसेंशियल सर्विसेज, चाहे वो आटा मिल्स हों, चाहे वो तेल हो, चाहे वो बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो पानी पैकेजिंग हो, चाहे वो दवाइयाँ हों, हर प्रकार से राज्य सरकार ने, अलवर ज़िला प्रशासन ने सहानुभूति और दूरदर्शिता देखते हुए अभी तक सभी इंडस्ट्रीज़ को जो एसेंशियल सर्विसेज के उनको अलाउ किया हुआ। बिल्कुल, ये लॉकडाउन 1 में भी था, ये लॉकडाउन 1 में भी था, ताकि पूरे राजस्थान की, पूरे देश की जो एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई है वो डिस्टर्ब ना हो। उदाहरण स्वरूप अलवर से रेक भर के तेल के अगर असम जाते हैं तो उनको लगातार सुचारू रूप से चलने के लिए जिला प्रशासन को मदद करनी थी, वो लगातार हुई। हमें जानकारी थी कि कई बार विभिन्न राज्यों की सीमाओं पे जब ट्रक भी रोके गए तो प्रशासन उसमें मदद बिल्कुल वो ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं कि अलवर ज़िला गेटवे है पूरे राजस्थान का, रादर दिल्ली और बॉम्बे को जो जोड़ते हुए लगातार NH8 निकलता है, शाहजहाँपुर हमारे टोल है, वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये इंश्योर किया कि गुड्स की सप्लाई किसी भी प्रकार से रुके नहीं और अलवर ज़िले की जो ये NH8 है ये लाइफलाइन की तरह काम करे। अब 20 तारीख से ऐसा क्या होने वाला है वो मैं आपको निवेदन करता हूँ। चूँकि अलवर ज़िले में अभी तक केवल 7 केसेस हैं, भारत सरकार के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक डेफिनेशन दी है कि कौन से ज़िले हॉटस्पॉट्स में होंगे, कौन से ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ क्लस्टर्स आइडेंटिफाइड होंगे। उसकी लिस्ट हर हफ्ते रिवाइज़ की जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलके। उनको देखते हुए 3 कैटेगरीज बनी हैं, रेड एरिया, ऑरेंज एरिया एंड ग्रीन एरिया। हाल फिलहाल हमारा जो ज़िला है वो केवल 7 केस हैं, इसलिए ना तो हम हॉटस्पॉट में हैं ना हम क्लस्टर में हैं। जिन ज़िलों के अंदर, जिन जगहों के ऊपर इस मतलब हम रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों में नहीं, हम नहीं हैं। हम लोग ग्रीन उसको कहा जाता है जो बिल्कुल ज़ीरो केसेस हों। चूँकि हम बहुत जल्द ज़ीरो की तरफ जाएंगे तो हाल फिलहाल हमारी सारी तैयारियां ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के बीच में मानते हुए हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कोरोना लगातार केसेस आगे पीछे होते रहते हैं, इसलिए तैयारियां सारी डायनामिक रहती हैं, रियल टाइम बेसिस पे रहती हैं। तो हाल फिलहाल 20 तारीख से ये परिस्थिति है कि हम लोग अलवर ज़िले की आज की स्थिति को मानते हुए कल से इंडस्ट्री को और ज़्यादा तरीके से खोल रहे हैं। उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ती है उसको 100% छूट है। ग्रामीण क्षेत्र की क्या परिभाषा है? ग्रामीण क्षेत्र का मतलब ये है कि जो आपका निकाय का एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर अलवर शहर के अंदर एक नगर परिषद का एरिया है जहाँ 65 वार्ड जहाँ तक उनकी डिलिमिटेशन है और एक UIT का एरिया है, इन दोनों में भिन्नता है। म्यूनसिपल एरिया उसको माना जाता है जो नगर निकाय का एरिया हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर ग्रामीण एरिया में तो 100% छूट है। उसके अलावा राज्य सरकार ने रीको के जो डिफाइंड एरियाज़ हैं, जैसे हमारे ज़िले में कई प्रकार के रीको के एरियाज़ हैं, उनमें बिल्कुल छूट दी गई है।
मतलब रिको जहाँ भी है वो पूरी तरह से पूरा उद्योग जो खोल सकते रिको हैं। का इंडस्ट्रियल एरिया है, फॉर एग्जांपल भिवाड़ी में चौपंकी अगर एरिया है, कराहनी अगर कोई एरिया है, तो उस पूरे एरिया को अपने आप को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही अलग क्षेत्र मानते हैं। उसमें सारी इंडस्ट्री वैसे ही चल पाएगी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार के जो 15 तारीख के जो आदेश हैं, 15 अप्रैल के हमारे राजस्थान सरकार के आदेश हैं, वो बहुत स्पष्ट हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि लाइसेंस राज को कम से कम रखना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों का सहयोग करना है। उसमें हमारा प्रयास ये रह रहा है कि किसी भी प्रकार की परमिशन के लिए किसी भी साथी को ज़्यादा भटकना ना पड़े, उसको समस्या ना आए। इसलिए राज्य सरकार ने भी और ज़िला प्रशासन ने भी ये कहा है कि इन सर्कुलर्स में, इन ऑर्डर्स में जो इंडस्ट्री अलाउड है वो 100% अलाउड रहेगी। फॉर एग्जांपल, आज अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री चल रही है, उसको किसी प्रकार की परमिशन नहीं की ज़रूरत है, वो अपना काम बहुत तरीके से करे। और प्रशासन, पुलिस, विभागीय अधिकारियों को ये सख्त निर्देश हैं, वो किसी को भी रोका टोकी नहीं करें। लेकिन इंडस्ट्री में जो मजदूर जाएंगे या अन्य कार्मिक हैं, अकाउंट्स से लेके अन्य विभागों के लोग हैं, स्टोर, अकाउंट, विभिन्न विभाग हैं, उन लोगों की अपने घर से उस यूनिट तक आवाजाही, इसमें क्या बाधाएं आ सकती हैं? तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, इस पे भी राज्य सरकार के दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट हैं। हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसको सारी की सारी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप, जब इंडस्ट्री चलेगी तो ये बहुत स्वाभाविक है कि लोग आवागमन करेंगे। सबसे पहला जिला प्रशासन का ये निवेदन है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री अगर काम कर रही है तो वो इस चीज़ को देख के काम करे कि चूँकि आज कोरोना की स्थिति हमारे ज़िले में सीमित है, लिमिटेड है, इसकी वजह से ये इंडस्ट्री खुल पा रही है। यानी कि अगर कोरोना की स्थिति कल को बढ़ जाती है, उसका इल इफ़ेक्ट ना केवल उस फैक्ट्री पे, उस क्षेत्र पे, बल्कि पूरे ज़िले के आर्थिक एक्टिविटी पे पड़ेगा। इसलिए मैं पहला निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि 100% हमें कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास करना। जब मैं ये कहता हूँ उसके साथ मतलब ये है कि अगर हमारे 100 मज़दूर किसी अलग अलग क्षेत्रों से आना चाहते हैं तो उनके लिए हमने ई पास सिस्टम जारी किया है। ई पास सिस्टम जो है वो अनेकों प्रकार से, चाहे वो इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री विभाग, फैक्ट्री है तो फैक्ट्रियों से, कोई माइंस का काम है तो माइनिंग डिपार्टमेंट, ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये सब मिलके आप इन लोगों के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है इंडस्ट्री और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्री और फैक्ट्री मैनेजमेंट के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से अगर उनकी फैक्ट्री जो है वो ऑटोमेटिकली अगर परमिशन है, लेकिन उनको अगर किसी मज़दूर के लिए परमिशन चाहिए तो अगर वो 100 लोगों की परमिशन मांगेंगे तो 100 के 100 की परमिशन वो अपने रिको के डीआईसी के ऑफिस में देंगे उनको, या तो ऑनलाइन या हम मैनुअल भी। मैं इंसिस्ट करना चाहूँगा कि ई पास सिस्टम या बाकी चीज़ें ये अपने आप में आइडियली हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि मदद मिले। उसके बाद भी कोई समस्या आएगी तो ये हमारे कंट्रोल रूम आपको मैनुअल वे में भी मदद करेंगे। सर, सवाल अभी जारी रहेगा, लेकिन इसी में एक सुझाव के लिए आज किसी एक चिकित्सक से बात हुई थी। उन डॉक्टर ने कहा कि जिस तरीके से ढील अचानक से दी जा रही है, तो क्या आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं? उन डॉक्टर का एक सवाल था कि क्या जिन यूनिट्स में सारे कर्मचारी जा रहे हैं, क्या उनकी डेली रिपोर्ट संबंधित ई पास तो जारी कर दिए, क्या इस उद्योग में इतने लोग आ रहे हैं तो उनका आज का क्या स्टेटस रहा? क्या उनमें से किसी को खांसी, जुकाम, बुखार या जो भी कोरोना प्रोटोकॉल में आते हैं उसका कोई चार्ट या ऐसी कोई रिपोर्ट डेली लेने या देने की व्यवस्था? उन डॉक्टर का ये सुझाव था कि ऐसा अगर नहीं किया गया तो स्थिति अचानक बिगड़ सकती है। देखिए, ये बहुत अच्छा सुझाव है और जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपको निवेदन किया कि हमें ये समझना होगा, जैसे कि लॉकडाउन में हर नागरिक ने, हर अलवर वासी ने समझा और उसने अपना कर्तव्य का पालन किया घर रह के, उसी प्रकार से जो व्यवसाय खुले हैं उन व्यवसायियों को समझना होगा कि ये एक ढील है जो ना केवल उनके अपने हित के लिए बल्कि देश के और आर्थिक समाज के हित के लिए दी जा रही है। उसका किसी भी प्रकार से गलत यूज़ ना हो। गलत यूज़ से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर उनको लगता है, अगर स्क्रीनिंग लगती है, अगर महसूस होता है कि साहब हम लोग कोविड गाइडलाइंस की पालन नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर मास्क नहीं लग रहा है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही, अगर कहीं ये लगता है कि ये व्यक्ति बाहर से आया है
और ये व्यक्ति ILI सिम्टम्स यानी कि कोरोना जैसे सिम्टम्स दिखा रहा है, तो तुरंत उसको हमें जिला प्रशासन को मेडिकल कंट्रोल रूम को बताना चाहिए, ताकि एक समय पे अगर केसेस एक साथ कुछ निकल आते हैं तो हो सकता है कि अलवर ज़िला किसी ऐसे जोन में आ जाए जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ पूरे ज़िले की बंद करनी पड़ जाएं। ऐसी स्थिति नहीं बने, इसके लिए हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि कोरोना जिस स्थिति में है उसको वहीं कंटेन करने के लिए हमें सबको मिलकर लगातार ये प्रयास करना है। सर, इंडस्ट्री से जुड़ा एक सवाल ये है कि जैसे MIA अलवर का या नीमराना का इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ रीको से अलग जो हैं, उनकी कल क्या स्थिति रहेगी? जितने भी एरियाज़ हैं, जैसे मैंने निवेदन किया आपको कि अगर वो म्यूनसिपल लिमिट्स में नहीं पड़ते, फॉर एग्जांपल MIA है तो वो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर नहीं पड़ता है, वहाँ पे फुल वैसे ही अलाउ होगा जैसा कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया अलाउ हो रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री है वो 100% अलाउड है। उसके साथ साथ कोई रीको का एरिया है वो अलाउड है। यहाँ तक है कि अगर शहरी क्षेत्र में है और एसेंशियल आइटम्स को लेके है तो वो तक भी अलाउड है। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्योंकि उद्योग खुलेंगे, कल से काम होगा, आपकी गाइडलाइन में ईटरीज की भी उल्लेख थी, तो अब जब हज़ारों लोग वहाँ आएंगे, ट्रक ड्राइवर्स आएंगे, बाकी आएंगे, तो उनके खाने के लिए जो एक रेस्टोरेंट शब्द बार बार आ रहा है, इनमें अनुमति कहाँ, किसे, क्यों दी जा रही है, और क्या सभी जगह दी जाएगी या इन पर्टिकुलर एरियाज़ में दी जाएगी? क्योंकि उनके खाने का फिर क्या प्रबंध होगा? जी बिल्कुल सही सवाल है। आप देखें कि जब से लॉकडाउन लगा है तकरीबन ज़िले के अंदर कई हमारे ज़रूरतमंद साथी, कई हमारे कमज़ोर वर्ग के साथी ऐसे हैं जिनको हमने खाना तक पहुंचाया है। उदाहरण स्वरूप अभी 4 से 5 लाख तो खाने के फूड के पैकेट्स हम लोग पहुंचा चुके हैं। उदाहरण स्वरूप ये कहने का तात्पर्य निकलता है कि अगर प्रशासन नीडी को खाना पहुंचा रहा है तो ये अपने आप ही माना जाए कि जो व्यवसायी है वो अपने कार्मिकों का इस समय पे जब वो जान जोखिम भी डाल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उस समय पे खाने की व्यवस्था क्या हो। मेरा निवेदन ये रहेगा कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ही फैक्ट्री मालिक उस चीज़ को समझें तो वो बेहतर होगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इसी वजह से, फॉर एग्जांपल आज ट्रक्स की मूवमेंट की सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर बेचारा खाना कहाँ खाएगा? इस चीज़ का ध्यान भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। हाईवेज़ के साथ साथ जितने भी ढाबे हैं उनको अलाउ किया गया है, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और वहाँ बैठ के खाने की बजाय खाना पैक करके अपने ट्रक में या किसी ऐसी एकांत वाली जगह पे खाने के लिए निवेदन किया जा रहा है। सर, इसमें एक बहुत सामान्य सवाल है कि अनुमति, ढाबा भी खुलेगा, तो हम ये कहीं भी गाइडलाइन में नहीं आया कि उनमें निरीक्षण कौन करेगा कि वहाँ कैसे आटा गूंथा जा रहा है, वहाँ किस तरीके से वहाँ सब्जी काटी जा रही है, क्या वहाँ कोई इस तरीके, क्योंकि आप फैक्ट्री में तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ढाबे पे कौन व्यक्ति काम करने आ रहा है, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ, ये सारा एक कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है विषय। तो इसकी निरीक्षण के लिए क्या कोई ऐसी रैंडमली जांच या औचक कोई ऐसे दस्ते भी बनाए जा रहे हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन प्रोटोकॉल्स का जो उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाई करके, ताकि अगले 7 दिन बाद फिर जब हम समीक्षा के लिए आप बैठेंगे तो अलवर ठीक जोन में ही रहे? देखिए, सवाल आपका बिल्कुल सही है। हमारे ज़िले में हाल फिलहाल जो ज़िला आबकारी अधिकारी हैं उनको हमने होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, ढाबों का, इन सभी जगहों पे ईटरीज़ पे क्या व्यवस्था रहेंगी उसका इंचार्ज बनाया हुआ। लेकिन फिर भी सर, कई मामलों में तो ऐसा लगता है कि बिल्ली को ही दूध की रखवाले के लिए खड़ा कर दिया गया। आप अन्यथा ना लें इस सवाल को, क्योंकि सर ऐसे कई विषय आए जहां शहर में, जैसे मैं शराब की बात करूं तो कई जगह बिकती हुई नज़र आई इस दौरान, कुछ कारणों से, ताकि माहौल ख़राब ना हो, तो हो सकता है वो ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं आई आपके सामने, लेकिन क्या पर्याप्त रहेगा जिला आबकारी अधिकारी के पास इस तरीके? जैसा आपने कहा, मैं वही कह रहा हूँ कि अधिकारी किसी पद पे है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपका सवाल मूल है मैं उसका निवेदन करना चाहूँगा। मूल सवाल आपका ये था कि किस प्रकार से इतनी प्रकार की व्यवस्थाओं के ऊपर हमें चेक एंड बैलेंस रखना है। तो अगर आप समझेंगे कि भारत सरकार, राज्य सरकार ने इसीलिए शुरू में एक बिहेवियरल चेंज, एक ऐसी व्यवस्था का निवेदन किया कि आप अपना हाथ धोएं, आप मास्क पहनें, आप भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचें,
ये इसलिए कहना पड़ रहा है बिकॉज हम जानते हैं कि हर जगह के ऊपर एक एहतियात मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। फिर वहाँ पे चाहे जिला आबकारी अधिकारी काम करे या ज़िले का मेडिकल ऑफिसर काम करे, तब भी जब तक ढाबे वाला और वहाँ से खाना खाने वाला ये नहीं समझेगा कि कोरोना महामारी किस रूप में है, उन सबको चपेट में ले सकती है, तब तक मेरा मानना है कि हम लोग कोरोना की जंग से पार नहीं पा पाएंगे। इसीलिए मेरा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी से निवेदन रहेगा कि कोरोना को हराने के लिए जितनी सावधानी बरती जा सकती है उतनी अपने को बरतनी चाहिए। चाहे कपड़े के मास्क की बात हो, हम लोग आदेश निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल पुलिस की गाड़ी को देखते ही मास्क लगाए और उसके बाद लगातार भीड़ के इलाके में मास्क को नहीं पहने, तो मेरा मानना है कि वो अपने आप के साथ और समाज के साथ जो जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं निभा रहा। धन्यवाद। हम उद्योगों के बारे में सवाल कर चुके हैं और जो शंकाएं थी उनका जिला कलेक्टर महोदय ने निवारण भी किया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और रिको कहाँ, जो संबंधित आपके जो संस्थान हैं वहाँ से ई पास की व्यवस्था होगी, और भी कई चीज़ें। जो सबसे बड़ा इन्होंने एक सुझाव दिया है कि हमें हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखना है। हम बाज़ार पे भी आएंगे, छोटे छोटे कारोबारों पे भी सवाल पूछेंगे। सर ने अभी अनुमति दी है कि हम काफ़ी जो भ्रांतियाँ दूर हों, लेकिन अब हम आ रहे हैं सर अन्नदाता किसान के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। पशुधन और किसान, कुछ छूट पहले भी थी, अब उसमें क्या विस्तार किया जा रहा है, जैसे कृषि उत्पादों से जुड़े हुए बाजार के कई सेक्टर हैं, ये इनके बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा लगातार जो किसानों के हित हैं उनकी चिंतन, उनका मंथन सीधे मुख्यमंत्री स्तर से जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रयास रहता है कि किस प्रकार से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। इसके अंदर अगर आपके ध्यान में हो तो शुरू में ही उनको सारी ये परमिशंस दी गई थी कि अगर वो बीज का, खाद्य का, किसी भी प्रकार से कोई सामान खरीदना चाहें तो वो आज भी अलाउड है, पहले भी अलाउड था। आप जानते हैं कि प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था बहुत सुनिश्चित कर दी गई है नीचे, यहाँ तक कि हर जीएसएस जो है उसको एक गौन मंडी घोषित किया गया है। ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी मंडियाँ जो हैं वो नीचे अवेलेबल रहें। वो इसलिए है ताकि किसान इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर मूल मंडी जो पुरानी मंडी है वहाँ तक सामान नहीं ले जा सके और किसी व्यक्ति को वहीं बेचना चाहे तो वो भी हमने विधिवत उसको अलाउ किया है। इन सभी समय के दौरान चाहे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का मूवमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की मरम्मत का इशू हो, वर्कशॉप्स हों, ये सभी चीज़ें अलाउ की गई हैं और हमें दिशा निर्देश ये दिए गए हैं जिसकी हम पालना अपनी टीम से नीचे करा रहे हैं कि किसान भाई को किसी भी तरीके से कोई समस्या हम लोग नहीं आने देंगे। उनका जो मूवमेंट है वो पुलिस से, प्रशासन से हमारी चर्चा हो रखी है। दोनों एसपी साहिबान को मैंने निवेदन भी किया है, डायरेक्शंस भी दिए हैं कि हमें जैसे गुड्स का मूवमेंट हमने फ्री रखा पूरे अपने ज़िले में, तो ना केवल ज़िला बल्कि पूरे देश के अंदर लाइफलाइन बनी रही, वैसे ही अभी का जो समय है ये कटाई हो चुकी है पूरे ज़िले में। आप जानते हैं प्रोक्योरमेंट शुरू होगा और आगे की तैयारी किसान भाई करेगा। उन सभी चीज़ों में कोई खलल पैदा नहीं हो, इसके लिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हमने परमिशंस दी हैं। और जैसे इंडस्ट्री की बात रखी गई है वैसे ही अगर कोई किसान भाई धान लेके अगर मंडी पे आ रहा है उसको किसी प्रकार की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पुलिस को, प्रशासन को ब्रीफिंग कर दी गई है। सर, मंडियों के बारे में क्या कोई नई व्यवस्था की गई है या जिले की जो तमाम मंडियां हैं उनकी कल से क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, मंडियों को लेके एक तो अच्छी बात यह है कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम शुरू होगा वो ई टोकन सिस्टम चलता था, आज से पहले भी चलता था। उसमें अच्छी बात यह है कि हम लोग कितने किसानों को किस दिन किस मंडी पे कितने पास देने हैं वो पहले डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मंडी के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमें 100 पास देने हैं तो वो 100 ही मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ खेरथल की मंडी इतनी बड़ी मंडी है, वहाँ अगर 350-400 दुकानें एक साथ चल सकती हैं तो वहाँ पे सभी व्यापार भाइयों को साथ में लेते हुए हमने ये प्रयास किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो और वो अगर 400 की जगह पे 250 पे ऑपरेट कर लेंगे तो दोनों चीज़ों की बात रह जाएगी। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी रख लेंगे और हमारा व्यापार जो है वो भी इफेक्ट नहीं होगा। सर, 15 तारीख से हम आपसे निरंतर संपर्क में भी रह रहे हैं, कुछ गतिविधियों की आप बताते भी हैं। जब से गाइडलाइन हाथ में आई है तब से आप निरंतर इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस पर चिंतन कर रहे थे, लगातार टीम्स के साथ भी, जैसे आप मंडियों के लोगों। इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आपको, मतलब आपको खुद को कहाँ चिंताएं हो रही हैं? देखिए,
ये आपका बात सही है कि सरकार ने बहुत सोच समझ के 20 तारीख से ये लॉकडाउन मॉडिफाइड रूप में आना था और आप देखें कि 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस किया और 15 तारीख को दिशा निर्देश राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को दे दिए, यानी कि हमें प्रिपरेशन का टाइम दिया गया 15, 16, 17, 18, 19। चूँकि ये मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा आम जन को राहत देने का प्रयास किया है, इस वजह से हमें तैयारी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारी तैयारी प्रॉपर नहीं होगी तो ये जो लॉकडाउन अभी तक 19 तक चल रहा है, इसका जो भी लाभ हमने अभी तक लिया है वो 1-2 दिन के अंदर उसका सभी का सभी लाभ जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए जो हमने सबसे ज़्यादा तैयारी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम को नीचे ब्रीफिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंडस्ट्री को हम लोग कागज़ में कह रहे हैं कि परमिशन की ज़रूरत नहीं है और कल को हमारे इंडस्ट्री के, पुलिस के, प्रशासन के साथी वहाँ जाके उनसे कोई परमिशन की डिमांड करते हैं तो समस्या आ सकती है। अगर किसान भाई को अलाउ किया हुआ है कि वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है तो दिक्कत आ सकती है। जो कंसर्न आपने पूछा है वो कंसर्न मेरा ये है, क्योंकि एक साथ इतनी मूवमेंट शुरू होगी उसमें आम जन को अपने आप के ऊपर एक बाध्यता खुद ही लगानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल तक हम लोग मार्केट में निकल रहे थे तो आज हमें समझना है कि 20 तारीख को मूवमेंट थोड़ी और ज़्यादा होगी। इस ढील के बीच में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को ये नहीं समझना है कि अब ढील मिल गई है तो मैं भी भीड़ के साथ शामिल हो जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गांव में कोई किसान नहीं है और ट्रॉली के ऊपर बैठ के अगर 50 लोग एक साथ चल देते हैं तो हो सकता है प्रशासन उसको सख्ती से निपटे, उसमें किसान भाई का हित खराब ना हो, ये तो मुझे राहत देनी है। लेकिन सर्वोप्रिय लॉकडाउन है, क्योंकि बाकी लोग भी अगर उस चीज़ की पालन कर रहे हैं तो कानून सबके लिए बराबर होता है, वहाँ पे फिर सख्ती से निपटना होगा तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मार्फत प्रयास किया है कि लोगों के घर घर तक खाना पहुँचे, उनके यहाँ तक परचून का सामान पहुँचे। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि लोगों को समझना होगा कि अगर हर मेडिकल कंपनी हर अपने कर्मचारी को इस समय पे फील्ड पे उतारना चाहेगी, सही के लिए गलत के लिए, इसका विवेक उनको देखना है। जैसे वो विवेक लेंगे वैसे ही हो सकता है कि हमारा जो कांस्टेबल, हमारा जो प्रशासनिक अधिकारी नीचे है वो अपना विवेक का इस्तेमाल करेगा। इसलिए रिस्ट्रिक्शन जितनी खुद पे लगाई जाए, आज एक कलेक्टर के नाते अगर मैं अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखूँगा तो हो सकता है मैं बाकी साथियों को भी निवेदन नहीं कर पाऊँ। सवाल हम जनता के ले रहे हैं, उससे पहले जो बाज़ार जो हैं, जैसे हम चूँकि अलवर में बैठे हैं, ज़िले का सबसे बड़ा बाज़ार अलवर का है, बाज़ार में क्या स्थिति रहेगी कल से? मॉल, सिनेमाघर या बाकी जो सामान्य बाज़ार में बजाजा बाज़ार, सराफा बाज़ार, शहर के आप नंगली सर्किल से लेके गोपाल टॉकीज तक या आप कलेक्ट्रेट तक, ये सारी दुकानें हैं, इन दुकानों में किसे अनुमति मिल रही है, किसे नहीं मिल रही? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुखता से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। पहली बात ये है कि ये मॉडिफाइड लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार से लॉकडाउन हट गया है। पहली चीज़ हम सभी लोगों को जो समझनी है उसका मतलब ये है कि 3 मई तक हाल फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है। उसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 144 बढ़ा दी है। 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ किसी भी जगह पे लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। पूर्ववत कार्रवाई कर सकते हैं, वही कार्रवाई जैसे पहले थी वैसे कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ। उसी प्रकार से हमारे अंतर जिला, अंतर राज्य मूवमेंट जो है उसको पूर्णतः भारत सरकार के निर्देशानुसार रोक है। कोई भी व्यक्ति अंतर जिला, अंतर राज्य मूवमेंट नहीं कर सकता। तो जब आपका ये सवाल है, चाहे वो सिनेमा की बात हो, चाहे वो रेस्टोरेंट की बात हो, चाहे वो मॉल की बात हो, 5 लोग अगर एक साथ एकत्रित होते हैं तो उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही सकती है, लेकिन ये शर्तिया आप माने कि जो वहाँ के व्यवसायिक हैं उनके खिलाफ हमें मजबूरन बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हर व्यक्ति को जाके ये समझाया नहीं जा सकता है कि कोविड की गाइडलाइंस क्या कह रही हैं। तकरीबन 1 महीने से लगातार ये जद्दोजहद चल रही है, उसके बाद भी अगर कोई ये समझे कि इस शिथिलन को फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा तो कल पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद रहेगा। हम लोग इस पूरी चीज़ को लगातार वॉच करेंगे और मेरा मानना है कि 1-2 दिन के अंदर अपने आप ही लोगों को समझ लग जाएगी कि क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ नहीं अलाउड। सर, कल जो तैयारी है प्रशासन की एहतियात के लिए, क्या पहले से और ज़्यादा तैयारी रहेगी? कल लोग ज़्यादा उतरेंगे या चेक ज़्यादा रहेगा सिस्टम पुलिस के लिए, क्या व्यवस्था? नहीं, बिल्कुल रहेगी। आप देख रहे हैं कि अलवर पुलिस, भिवाड़ी पुलिस, ये दोनों जो पुलिस ज़िले हैं
लगातार पिछले 3-4 दिन से इनकी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा हो रही है फील्ड के ऊपर। चूँकि हमने दोनों एसपी साहिबान से चर्चा की है, पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है। उनको मालूम है कि एकदम से मॉडिफाइड लॉकडाउन एक दिन में जो है वो नीचे नहीं उतर पाएगा, इसलिए वो लगातार फील्ड पे हमारी मशीनरी, पुलिस की मशीनरी रहेगी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, क्या चीज़ खुलेगी, क्या चीज़ नहीं खुलेगी। जहाँ पे हमें सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी वहाँ हम कार्रवाई भी करेंगे। मित्रों, क्योंकि ये पूरी जो चर्चा चल रही है या इतना महत्वपूर्ण समय इन्होंने दिया है, हम भी ये लाइव कर रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जनता जो आप सभी हैं, इनके सवाल क्या हैं। तो जिला कलेक्टर महोदय ने हमें शुरुआत में ही कहा था कि जो पब्लिक के कोई भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ ये कोई राउंड नहीं है, ना हम जिला कलेक्टर को यहाँ कटघरे में रख रहे हैं, मात्र आपकी सुविधाओं के लिए कुछ शंकाओं का निवारण करेंगे। तो कुछ सवाल हो सकता है जल्दी में भी उत्तर आएंगे, तो हम आगे अखबार में भी इसे प्रकाशित करेंगे। तो सर, एक सवाल है, क्या एक जगह से दूसरी जगह कल से जा सकते हैं? आप उत्तर तो दे ही चुके हैं। ये लोकेश रोशन कुमार एक हैं हमारे पाठक, उनका सवाल है, क्या जा सकते हैं? तो आपने अभी, मुझे लग रहा है कि ये सवाल यहाँ बेमानी हो जाता है, क्योंकि आपने पहले ही बताया है कि अंतर राज्य और अंतर जिला मूवमेंट नहीं होगा, और ज़िले में भी एक स्थान से। मैं तो ये चाहूँगा कि शहर में भी एक जगह से दूसरी जगह अगर वो चीज़ अवॉइडेबल है, ज़्यादा आवश्यक नहीं है, तो आप कृपया नहीं जाएं, क्योंकि आपको टोका जाएगा, आपको रोका जाएगा, और अगर वो आपका मूवमेंट नॉन एसेंशियल होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सर, एक दर्शक हैं लोकेश कुमार, इनका सवाल है, कंप्यूटर दुकानें खोल सकते हैं क्या? देखिए, इसके लिए छूट दी गई है। टेक्नोलॉजी और बाकी सभी व्यवस्थाएं, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में मोबाइल कितना ज़्यादा आवश्यक हो चुका है, आईटी सर्विसेज कितनी आवश्यक हो चुकी हैं, तो इनकी जो रिपेयर की शॉप्स हैं, रिपेयर वाली शॉप्स, नई शॉप्स नहीं, केवल रिपेयर वाली शॉप्स हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ज़्यादा हार्डवेयर जिसको बोल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हमने थोड़ी बहुत परमिशन दी है। इसके लिए स्थानीय थाने से लेनी पड़ेगी अनुमति या नहीं? इसमें परमिशंस जो हैं वो फुली दी गई हैं। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ की परमिशन नहीं दी जाएगी, इनको अलाउड है। लोकी उनका मूवमेंट होगा, अपने घर से अपनी दुकान तक का मूवमेंट होगा, वो उनको थाने से लेनी होगी। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने बहुत विस्तृत निर्देश दिए हैं कि दुकान खोलने के साथ साथ क्या जिम्मेदारियां दुकानदार पे आएंगी। फॉर एग्जांपल, जो मास्क नहीं पहना होगा उसको किसी भी प्रकार से उसको कोई सेवा, कोई आइटम नहीं दी जाए। अगर दुकान छोटी है तो एक समय पे 2 से ज़्यादा लोग उस दुकान में नहीं खड़े होंगे। अगर दुकान का एरिया थोड़ा बड़ा है तब भी 5 से ज़्यादा उस दुकान के अंदर लोग नहीं जाएं। जिस प्रकार से आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो सर्कल जो हमने बाहर बनाए हैं दुकानों के, वैसे देख रहे हैं, वैसे ही उनको पालना करनी। सर, एक सवाल है महेंद्र कुमार का कि ई रिक्शा और लोडिंग रिक्शा कल से चल सकते हैं क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि ई रिक्शा किस काम में आता है, वो इस काम में आता है कि रूटीन का आवागमन जो है वो चले। जब आपको ग्राहक ही नहीं मिलेंगे, जब आपको कस्टमर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अभी अलाउड नहीं है, जब आप रेल देख रहे हैं, जब आप बसें देख रहे हैं वो डिसअलाउड है, तो मेरा मानना है कि ई रिक्शा स्वतः ही जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डिसअलाउड है। एक और सवाल भवानी शंकर का है, इसका जवाब आप दे चुके हैं कि किसी को नौकरी पर जाना है तो कैसे जाए। तो मुझे लग रहा है वहाँ तक जाने के लिए स्थानीय थाने से अनुमति ली जाएगी। देखिए, सरकारी नौकरी, ऑटोनोमस बॉडीज़, या अगर आप किसी सरकार के प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मदद कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस भी दे रहे हैं, तो सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आपके जो अपने आईडी पासेस हैं वो मान्य हैं। आपको किसी जगह से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है प्राइवेट सेक्टर की, मैंने बता दिया, अगर बड़ी फैक्ट्री है तो आपके जो संबंधित फैक्ट्री के मैनेजमेंट है वो ई पास सिस्टम के माध्यम से आपको मुहैया करा देंगे। अगर आपकी छोटी फैक्ट्री है तो आपको एक बार तो थाने से पास बनवाना पड़ेगा, प्रशासन से पास बनवा सकते हैं, इंडस्ट्री से पास बनवा सकते हैं, और आपका मूवमेंट जो है वो स्मूथली होता रहे। सर, किन किन सरकारी विभाग के कर्मचारियों को ऑफिस जाना है? क्या जिला कलेक्टर कार्यालय, रसद विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, जेडीए, नगर निगम में आम जनता के काम हो सकेंगे? देखिए, आम जनता के लिए ऑफिसेस नहीं खोले जा रहे हैं। मैं पुनः आपको निवेदन करूंगा कि आप लोग समझें कि लॉकडाउन 3 तारीख तक बढ़ाया गया है। आज अगर कोई व्यक्ति अपनी जेडीए की फ़ाइल, अपनी कोई व्यक्ति अगर कोई कलेक्ट्रेट की फ़ाइल अगर लेके आ रहा है, उसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो सामान्य स्थिति समझ के घर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। क्या वो एक मेडिकल इमरजेंसी है? क्या वो कोई ऐसी इमरजेंसी है जो 3 तारीख तक नहीं वेट कर सकती? सरकारी कार्यालय इसलिए खोले जा रहे हैं ताकि सरकार अपने तंत्र को सुचारू रूप से रख सके
और किस प्रकार से आमजन की तैयारियां, उनकी मदद, ये सब लोग हम अपने कार्यालयों से कर सकते हैं, इसका प्रयास किया जा रहा है। कई सवाल ऐसे हैं जो हमें तो जानकारी है उत्तर की, तो लेकिन चूंकि हम ये दर्शकों के लिए कर रहे हैं, क्या अदालतें खुलेगी, उसमें मुकदमों की सुनवाई होगी कल से? ये वैसे तो माननीय न्यायालयों का विषय है, वहाँ से बात रखी जाए तो बेहतर है, लेकिन जो हमारे सुनने में आया है कि माननीय न्यायालयों ने अपने अपने स्तर पे आदेश निकाले हैं। केवल और केवल जो अर्जेंट हियरिंग्स हैं, अर्जेंट नेचर के केसेस हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट रखते हुए टाइमिंग्स को रखा गया है। किसी जगह 2 से 4 रखा गया है, किसी जगह कुछ और रखा गया है, लेकिन इट इज़ नॉट बिजनेस एज यूजुअल। क्या फुटपाथी दुकानदार, गलियों में कपड़े प्रेस करने वाले, चाट पकौड़ी वाले, ठेले पर सामग्री बेचने वाले, फुटपाथी हजामत करने वाले, जूते ठीक करने वाले, मिट्टी के बर्तन बेचने वाले, पंचर लगाने वाले, वाहन रिपेयर करने वाले अपना काम कर सकेंगे? क्योंकि ये वो तबका है जो बिल्कुल नीचे ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जिनके लिए ही आप संभवतः इनमें से अधिकांश के लिए जो आप टिफ़िन की व्यवस्था भी करवा रहे हैं, वही। देखिए, इसमें यही बैलेंस का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ना केवल इनके ऊपर लाइवलीहुड्स का इशू है, सबसे ज़्यादा रिस्क भी इन्हीं फ्रंट लाइन के लोगों को है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति धोबी का काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति कोई खाने का काम कर या रहा हेयर है, ड्रेसर है, कोई हेयर ड्रेसर है, आप सोचें कि वो व्यक्ति इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है, जो हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर पे बैठा है वो सुरक्षित है, लेकिन ये लोग असुरक्षित हैं। दूसरा क्या होगा कि अगर मान लीजिए उसको कोरोना पॉजिटिव किसी तरीके से वो होता है, तो वो अपने आप में एक ऐसा सोर्स बन जाएगा, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है, पूरी सोसाइटी, हर सोसाइटी के तबके के वो टच में आएगा। इसीलिए राज्य सरकार ने देखते हुए ये जितने भी हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनको ना केवल खाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं, उसके साथ साथ हमने 2,500 हज़ार रुपया इन सभी साथियों को चाहे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया हो, चाहे कैश में दिया हो। ये चीज़ों का प्रयास है। आगे भी कोशिश यही रखी जाएगी कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं, आज फॉर एग्जांपल कचौरी का काम है जी, कचौरी इज़ नॉट एसेंशियल आइटम, बिल्कुल जीभ का स्वाद इस समय इम्पोर्टेंट उसको नहीं है। कृपया करके हमें समझना है कि ये रूटीन टाइम्स नहीं चल रहे हैं, ये आम जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, उसके बीच में अगर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़े तो हमें रखनी चाहिए। सर, क्या छोटे क्लिनिक शुरू हो पाएंगे? निजी अस्पतालों में आउटडोर सेवाएं बहाल हो जाएंगी कल से, और जो सेवाएं बहाल नहीं करते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, हमारी लगातार प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन से बात हो रही है, आदेश निकाले जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर हमें देखा जाए तो जितना हम लोग पब्लिक सेक्टर के हेल्थ फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, उससे ज़्यादा कई बार प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, चाहे वो प्राइवेट पेडिट्रिशियंस हों, प्राइवेट गायनीज़ हों। हमें किसी भी प्रकार से अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को अस्त व्यस्त नहीं होने देना है। कोरोना इज़ वन ऑफ द डिजीज़ जैसे बाकी बीमारियां होती हैं। ये वो बात है कि अगर टीबी आएगी, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने गायनी के, पेडियाट्रिक्स के जो हमारे अस्पताल हैं उनको बंद कर देंगे या प्रसूति को। तो हमने डायरेक्शंस भी निकाले हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी छोटे बड़े डॉक्टर साहिबान से कि आप लोग अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रखिए। ज़रूर आप लोग कोरोना को लेके एहतियात बरतिए, प्रिकॉशंस रखिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक पेशेंट को जो हमारे दरवाजे पे आ रहा है उसको हम वापस भेजें। ये सवाल तो बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से जवाब आए कि क्या मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल खुलेंगे? इनमें दर्शनों, सामूहिक नमाज आदि की क्या शर्तें होंगी? देखिए, मैं एक बार निवेदन और बहुत क्लियर स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से जो गैदरिंग्स हैं वो डिसअलाउड हैं। अच्छी बात यह है कि सभी धार्मिक संगठन खुद आगे चल के आके उन्होंने अपना सहयोग दिया है, और इस भीषण समय के अंदर वो समझ रहे हैं कि किस प्रकार से आमजन को खतरा है, किस प्रकार से गैदरिंग से समस्या आ सकती है। इसलिए 3 मई तक किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, हर प्रकार के किसी गैदरिंग के ऊपर 100% पाबंदी है। कोई भी साथी गलती से भी इस चीज़ को ना तो सोचे और ना ही इसका प्रचार प्रसार करे। इवन यहाँ तक कि जो कि शादी, ब्याह, इस प्रकार के कार्यक्रम भी हैं, उनके अंदर भी वही चीज़ों की अक्षरश पालना कराई जाएगी जो कि आम व्यक्ति के लिए है। इसका जवाब तो मुझे, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, पता है, लेकिन फिर भी क्या घरेलू काम करने वालों, बाइयों, वाहन साफ करने वाले आदि को बुलाने की छूट होगी? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा कि प्रशासन, इसीलिए निचले स्तर तक हमारे अधिकारियों को हमने डेलीगेट की हुई हैं पावर्स। उदाहरण स्वरूप कोई एक ऐसा पेशेंट है जो पैरालिसिस का शिकार है, हस्बैंड वाइफ हैं, बूढ़े हैं दोनों,
पैरालिटिकल वाइफ का कोई ध्यान नहीं रख सकता, तो उसके यहाँ पे कोई नर्स, कोई मेड लगातार आ रही थी। बिल्कुल। उनको नितांत आवश्यकता है, कोरोना के टाइम पे भी प्रशासन को संवेदनशील रहना है, ये डायरेक्शंस हमने दिए हुए हैं। इस प्रकार के अति आवश्यक केसेस के अंदर हमने परमिशन दी हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि किसी एक घर में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 मेड्स काम कर रही हैं, तो ये किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उस परिवार को समझना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपने आप को और इन अपने कार्मिकों को खतरे में डाल रहा हूँ। सवाल वाकई में कई लोगों के ये आ ही रहा था, जो काम करने के लिए जो हमारे घर पे बाई आती है उनके लिए सर ने जवाब भी स्पष्ट कर दिया। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी 10 घरों में जा रहा है और वो आपके भी घर में आ रहा है, तो ये एक तरह से सभी को खतरे में डालने वाली बात होगी। सर, एक सवाल है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट और अधिवक्ता, एडवोकेट, ये अपना दफ्तर खोल सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा कि जब क्लाइंट ही नहीं आपके यहाँ पे पहुँच पाएंगे, आजकल आप देख रहे हैं कि इवन जो स्कूल्स हैं उसके अंदर हम लोग ऑनलाइन सेवाएं भी, ऑनलाइन टीचिंग भी, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर इस प्रकार के सर्विसेज जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, एडवोकेट्स है, अगर ये लोग ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपने क्लाइंट्स को केटर कर सकते हैं घर से ही, बिल्कुल सही। तो मैं मानता हूँ कि वो हमारे लिए भी बेहतर होगा, उनके सर्विसेज के लिए भी बेहतर। सवाल का इसका जवाब भी हमारे लिए भी एक मार्गदर्शक है कि जो लोग काफ़ी तकनीकी रूप से भी दक्ष हैं और आर्थिक रूप से भी, जिनके अपने दफ्तर हैं और जो ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, वो ऑनलाइन सुविधाएं भी दे सकते हैं। आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर मोबाइल के माध्यम से भी दी जा सकती है, बातचीत के माध्यम से भी। सर, सवाल है कि थोड़ा विषय से हटके है लेकिन प्रासंगिक है विषय, मतलब जो मॉडिफाइड लॉकडाउन, लेकिन सवाल ये है कि कोरोना की कई जांच लंबित है, हम करने वाले थे ये सवाल, ये कैसे होंगे, इसमें विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान में जो पहली जांच और पहला टेस्ट जो आया था वो 2 मार्च को आया था जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार लगातार कोरोना को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे टेस्टिंग की जाए, इसके ऊपर चर्चा जिलों के साथ होती है। अलवर ज़िले में अगर आप संख्या के हिसाब से देखेंगे कि केवल हमारे 7 केस हैं, लेकिन हम टेस्ट 1600-1700 से ज़्यादा कर चुके हैं। ज़्यादातर जो टेस्ट किए जाते हैं वो टेस्ट या तो फॉरेन रिटर्न व्यक्ति के जो कि सिम्टम्स दिखा रहा हो, और अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति आ गया है तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेस हिस्ट्री करके किया जाता है। केवल 7 केसेस की वजह से अगर हम आज 1700-1800 के आंकड़े पे हैं, उसका कारण ये है कि अलवर ज़िले में प्रोएक्टिव होते हुए हम लोग अपनी टीमों के द्वारा 2 तरीके की सर्वेलेंस की जा रही है। एक एक्टिव सर्वेलेंस बोलते हैं, जिसमें हमारी आशा, एएनएम, हेल्थ वर्कर्स डोर टू डोर जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग डेली के सर्वे के अंदर जो लोग ऐसे जो कि कोरोना सस्पिशियस पाए जाते हैं, उनकी सैम्पलिंग हम ब्लॉक लेवल पे ही कराते हैं। अलवर शायद एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे बहुत पहले से हमने मोबाइल वैन्स, जिसको कि आप मूविंग मोबाइल वैन्स हैं, क्लिनिक्स हैं, एक डॉक्टर, एक लैब टेक्नीशियन, इनको ट्रेन करके हमने ब्लॉक स्तर पे ही, ताकि उनको ज़िला स्तर पे नहीं आना पड़े, टेस्टिंग की व्यवस्था रखी है। पैसिव सर्वेलेंस ये है कि वो सीएचसी, पीएचसी पे आने वाले लोग, जो लोग दिखाने अपने को आ रहे हैं लेकिन डॉक्टर को लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोरोना के लक्षण दिखा सकते हैं, उन लोगों की स्क्रीनिंग भी हम लोग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो टेस्टिंग हमारी लंबित ज़रूर है, लेकिन ऐसी टेस्टिंग लंबित नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई खतरा हो, हमें ये महसूस हो रहा हो कि इनमें से सभी के सभी लोग कोरोना पॉजिटिव निकल सकते हैं। बहरहाल इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि अलवर ज़िले का साइज़ देखते हुए अपन कई ज़िलों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी है। हम देख ही रहे हैं कि वहाँ मैं शब्द इस समय हो सकता है कोरोना प्रोटोकॉल में होना हो, लेकिन एक तरह से ब्लास्ट हो रहा है पिछले 2 दिनों से वहाँ मरीजों का। तो इसको देखते हुए 2 चीज़ों की तैयारी की जा रही है अलवर ज़िले के अंदर। एक तो हमें जल्दी स्वीकृति मिलने वाली है कि यहाँ पे एक लैब बने, ताकि हमारे सैंपल्स यहीं पे टेस्ट हों, जयपुर नहीं जाएं। दूसरा, राजस्थान सरकार रैपिड टेस्ट किट्स, जो कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती हैं और मोबाइल है बहुत ज़्यादा, उनका आवागमन हमारे शुरू हो चुका है। 10,000 किट्स जो हैं वो राजस्थान सरकार को मिल गई हैं। जयपुर में टेस्टिंग हो चुकी है शुरू, और बहुत जल्द हमें बताया जा रहा है कि हमें भी वो रैपिड टेस्ट किट्स मिलेंगी। इसकी वजह से पेंडेंसी जो है बहुत जल्दी नीचे आएगी। शहरों में इस समय चूँकि वैशाख महीना शुरू हो चुका है, एक तरह से हम अप्रैल मध्य भी पार कर चुके हैं, पेयजल पर सवाल उठ रहा है, संकट भी आना शुरू हो चुका है। सुबह कई मोहल्लों में हम देखते हैं कि लोग पानी के लिए जुटना शुरू हो गए हैं, बड़े कस्बों में भी यही स्थिति है।
ये तो हमेशा की बारहमासी समस्या है हर साल, लेकिन इस समय चूँकि ये ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमने सभी अपने फील्ड लेवल के ऑफिसर्स के साथ बैठक की है, ना केवल पेयजल के लिए बल्कि बिजली के लिए, बाकी व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन अलवर शहर के लिए, अलवर ज़िले के लिए पेयजल हमेशा एक इशू रहा है। हमने अपने सीनियर ऑफिसर्स को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि इस बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा दोगुनी मेहनत भी करनी पड़े तो हमें करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख रुपए तक का कंटीजेंसी फंड पहले ही सरकार द्वारा कलेक्टर लेवल पे दे दिया गया था। उससे ज़्यादा भी अगर भुगतान करना है तो हमें पावर्स हैं। टैंकर्स जो हो सकता है कि कल तक किसी प्रकार से नहीं चलते होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की हमने डायरेक्शंस दी हैं। और 2 तरीके के कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किए गए हैं, ना केवल 15 अप्रैल के आसपास से, लेकिन हमें 1 अप्रैल, 26 मार्च यहाँ तक से भी हमारे जो कंट्रोल रूम है 0144 23 8 000, यहाँ पे पहले से ही पानी के इश्यूज़ आते थे। इमीडिएटली हमारे कंट्रोल रूम से पीएचडी में जाता था और कार्रवाई होती थी। चूँकि अब गर्मी बढ़ेगी, हमने पीएचडी वालों को भी उसी तर्ज के ऊपर कंट्रोल रूम बनाने के लिए कह दिया है। 24/7 वो कंट्रोल रूम चलेगा। सामग्री एवं राशन वितरण में अनियमितता की जा रही है और राजनीतिक संरक्षण के दबाव के कारण खाद्य सामग्री संबंधित आय व्यय का पारदर्शी लेखा जोखा नहीं रखकर इन्होंने एक सवाल उठाया है। कुछ और भी सवाल हैं, और जो हमें अभी लाइव चर्चा में भी वहाँ प्रशासन की हो सकता है कुछ शिकायतें खींचतान से जुड़ी हुई हों, लेकिन क्या जिले भर से इस तरीके की शिकायतें निश्चित रूप से कंट्रोल रूम है तो आ भी रही होंगी, तो इसके बारे में क्या किया जा रहा है? क्योंकि हमें एक शिकायत आई, हम खुद उसकी चूँकि निर्णायक तो नहीं है, लेकिन जैसे जो दवा खरीद के मामले में भी जो सस्ती दवा हो सकती है उसे महंगी खरीद 75 रुपये लीटर खरीदा जा रहा है। ये प्रमाणिक नहीं है ये अभी आंकड़ा, लेकिन इस तरीके की शिकायतें अगर किसी प्रशासन विशेष की आ रही हैं, तो चूँकि आपका ध्यान हो सकता है कि कई बार दीपक तले अंधेरे की स्थिति रहती है, क्योंकि आपका पहला लक्ष्य इस समय स्वास्थ्य है, तो इसमें क्या किया जाता है? देखिए, इसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिला कलेक्टर केवल अपने कार्यालय में एक कुर्सी पे बैठ के कार्य नहीं करते हैं। जी, वो अपने आँख, कान, नाक, उसके हाथ, वो उसका फील्ड का प्रशासन होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही निचले प्रशासनिक स्तर पे किस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं, उनकी शार्प मॉनिटरिंग करना ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। कई बार जो कंप्लेंट्स है वो कंट्रोल रूम पे नहीं आके हमें सीधे भी आती हैं, और ये हमारा परम कर्तव्य है कि वो मेडिकल टीमें, वो प्रशासनिक टीमें, वो पुलिस की टीमें जो नीचे सेवा प्रदाता हैं, कहीं वही लोगों के अधिकारों का हनन नहीं करने लग जाए। जैसे ही हमारे पास इस प्रकार की कंप्लेंट्स आती हैं, उनको बहुत फास्ट तरीके से बहुत जल्दी देखा जाता है। ये जो कंप्लेंट आप कह रहे हैं, ये भी हमारे संज्ञान में अगर आपके माध्यम से भी आई है, तो जिला प्रशासन का ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर 99 गलत कंप्लेंट्स भी हों और एक कंप्लेंट सही हो, उसको देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ज़रूर इसकी तरफ देखा लेकिन जाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दुर्भावनावश, चूँकि इस समय एक विशेषाधिकार भी है जो धारा 188, तो इसमें जब कुछ महिलाओं ने राशन को लेकर प्रदर्शन किया तो मुकदमा दर्ज कराया गया। मैं ज़्यादा इस विषय में नहीं जाना चाहूँगा, आपके ध्यान में भी है, तो मुझे लग रहा है ऐसी कई समस्याएं आ रही हैं और आप निश्चित रूप से हमारी चर्चा भी होती है। नहीं, बिल्कुल तो सही है, बिल्कुल सही है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा अपने अधिकारी कर्मचारियों को भी, आमजन को भी, कि भले ही इस समय पे कई प्रकार के अधिकार सरकारी अधिकारियों को दिए गए हों, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि किसी के अधिकारों का हनन करने की किसी के पास राइट आ चुके हैं। कई जगहों पे हमारे पास ऐसा फीडबैक भी आया है, बहुत सख्त कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की गई है। आगे भी अगर इस प्रकार की कोई सूचना आएगी तो उसके प्रकार से डिसिप्लिनरी एक्शन भी हम लोग लेने से नहीं चूकेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि सरकारी अधिकारी जो इस समय काम कर रहे हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, उनके खिलाफ अनावश्यक शिकायतें भी ना की जाएं। सर, ई मित्र खोलने को लेकर अब समय कम है, काफ़ी 1 घंटा करीब होने को है, ई मित्र को लेकर क्या स्टेटस है? ई मित्र जो जिले के तमाम हैं, देखिए, ई मित्र जो हैं उनको अलाउ किया गया है। ई मित्रों को अलाउ किया गया है क्योंकि ना केवल वो अदर सर्विसेज, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज दिलाने की बात कर रहे हैं, तो ई मित्रा एक ऐसा सेटअप है जो ना केवल आमजन को बल्कि कई स्टेक होल्डर्स को सर्विसेज देता है। फॉर एग्जांपल, आगे प्रोक्योरमेंट शुरू होगा तो किसान भाई वहीं पे जाके ही अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लेकिन ई मित्रों को भी मेरा खास निवेदन रहेगा, जो भी ऐसे स्पॉट्स होंगे जो सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ पे कोरोना को लेके एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि ये कहीं अपने आप में एक हॉटस्पॉट ना बन जाए कि किसी जगह पे अगर किसी एक ही मित्र को, किसी एक व्यक्ति को कुछ होता है तो चूंकि वहाँ पे लोगों की आवक जावक बहुत होती है तो वहाँ पे हमेशा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होगी। सर, एक चंद्रप्रकाश दर्शक हैं, अब समय बहुत कम है, अब आपने जितना दिया था उतना पूरी हो चुकी है सीमा। पेंशन और डीबीटी का पैसा लेने बैंक आना होगा या सीएससी से नई व्यवस्था होगी? कि पेंशन्स में, बाकी चीज़ों में, चूँकि ये सभी हमारे वो साथी हैं जिनको हैंड टू माउथ सिचुएशन भी कई बार होती है, जो पेंशन महीने की आती है उनको निकालना, यूज़ करना नितांत आवश्यक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है, चाहे वो पेंशन दिवस के माध्यम से हो कि हमने पंचायतों पे बंटवाने की कोशिश की, हमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बहुत अच्छी मदद मिली, उन्होंने अपने डाकियों को, इन सब लोगों को हमारे साथ जोड़ा, और अगर उसके बाद भी कोई बैंक पे आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए डायरेक्शन दी गई। सर, कुछ सवाल अगर हम हाँ या ना में ही दें तो मुझे लग रहा है इस समय के कारण बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें खुलेंगी? अभी कोई डायरेक्शंस नहीं है, अभी डिसअलाउड है। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स की दुकानें खुलेंगी? ऑटोमोबाइल्स की भी दुकानें नहीं खुलेंगी, केवल जो कृषि के साथ रिलेटेड कोई ऑटोमोबाइल का काम है, फॉर एग्जांपल कोई वर्कशॉप है, वो खुलेगी। फसल कटाई में जाने वालों को अनुमति आप कह ही चुके हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। सर, कुछ और सवाल मैं ले लेता हूँ। क्या कोई घर पर मरम्मत का काम कर सकता है? घर पे अगर आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो आपकी लेबर कहीं भी बाहर से नहीं आएगी, वो यहाँ तो उसी स्पॉट पे रह रही हो, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उसको रोका ही जाए तो बेहतर है। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें जो स्थानीय निकाय के नियम है कि आप अनधिकृत निर्माण नहीं कर सकेंगे, जो अधिकृत निर्माण है वही कर। सर, क्या जैसे अलवर में कूलर बनाने वाली छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जहाँ 6-7 कारीगर आते हैं, वो काम कर सकते हैं? अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हैं इकाइयाँ तो वो अलाउड हैं, अगर वो अभी शहरी क्षेत्र के अंदर हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो नितांत आवश्यक अगर नहीं है तो उनको डिसअलाउ रखा जाए तो बेहतर है। सर, एक सवाल मतलब आपत्ति आ रही है कि बहरोड बॉर्डर जो है ज़िले के, वहाँ से आवाजाही जारी है, जो छोटे चोर रास्ते हैं कई। इसमें हमारे पास भी पुलिस तंत्र के माध्यम से सूचना भी आती है, हमारा उपखंड प्रशासन भी हमें बताते हैं, क्योंकि बहरोड, निमराना, ये वाली सारी साइड, कोट कासिम, हरियाणा के कई जगहों से लोग लेबर क्लास खास करके या तो अलवर ज़िले में काम करने के लिए या आगे मूवमेंट करने के लिए जाती है। हमने दोनों ज़िलों के बॉर्डर्स के एसपीज आपस में संपर्क में हैं, कई केसेस सामने भी आए हैं, दोनों एसपीज ने मिलकर उस चीज़ को वापस भी किया। सर, स्कूल फीस लेने का दबाव सही है या गलत है? इसे चूँकि राज्य का विषय है, यहाँ बार बार प्रदेश से भी निर्देश आ रहे हैं राज्य सरकार की ओर से, इसमें क्या समस्याएं जो आ रही हैं अभिभावकों? देखिए, अभी जिस प्रकार से बात है कि चूँकि स्कूल्स अभी चालू नहीं हुए हैं, राज्य सरकार के ध्यान में ये इशू है, उसके ऊपर निर्णय भी लिया जाएगा। निर्णय इतनी जल्दी हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ना तो अभिभावक जाके स्कूल में फ़ी पे कर रहा है और ना ही कोई मैनेजमेंट आके उनसे स्कूल में फ़ीस मांग रहा है या घर पे फ़ीस मांग रहा है। मुझे मानना है कि बहुत जल्दी सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेते हुए कोई ना कोई राहत जल्दी मिलेगी। सर, जो वैसे सवाल तो मुझे लग रहा है तहसील कार्यालय में रजिस्ट्रियाँ होंगी? नहीं किसी भी। सर, जो सरकारी स्कूल हैं राज्य सरकार के, ये इनके अध्यापकों का और अन्य स्टाफ का क्या 3 मई तक उन्हें नहीं आना है या उनके लिए कोई? नहीं, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं वो सभी लोग किसी भी प्रकार से छुट्टी पे नहीं है, वो स्टैंड बाय मोड में है। स्टैंड बाय से तात्पर्य ये है कि वो अपने मुख्यालय पे रहेंगे, इन केस ऑफ एनी नीड वो जाएंगे। अगर मान लीजिए देखा जाए तो कल ही हमें सीडीओ साहब ने अवगत कराया है कि उन्होंने 3-3 पारियां बनाई हुई हैं ताकि स्कूल के ऊपर कोई ना कोई उपस्थिति रहे। हमारे कई शिक्षक भाई लगातार मुझे लग रहा है जब से शुरू हुआ है ड्यूटियाँ भी दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स ना केवल हमारे हेल्थ की टीम्स है बल्कि पटवारी, कांस्टेबल, टीचर्स, हर प्रकार से जो सरकारी मशीनरी जो धरातल पे काम करती है वो लगातार सक्रिय है। उसी वजह से अलवर में आप लोग बेहतर व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, बातचीत हो पा रही है। सर, एक सवाल है कि आप हम सबका ध्यान रख रहे हैं पूरे ज़िले का, आप खुद का ध्यान कैसे रखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जिसके साथ जिस प्रकार से सपोर्ट मिलती है, अगर आप टीम का वर्क देखें, नॉट ओनली हम लोग अकेले काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, इवन हमारी ऑन टीम मेंबर्स हों, वो लोग लगातार जिस प्रकार से सपोर्ट करते हैं उससे मोराल और मोटिवेशन अपने आप बना रहता है। और मेरा मानना है कि इस प्रकार के चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर जो एक वर्क सेटिस्फैक्शन है वो बिल्कुल सुप्रीम रहती है, तो उसी वजह से हो सकता है कि कार्य व्यवस्था बेहतर बनी रहती है।
सर, आपने संकोच से कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, निजी तौर पर आप बहुत ज़्यादा समय इस समय दे रहे हैं, मतलब मुझे, लेकिन इस समय स्वास्थ्य को ताक पे रखकर भी आप, चूँकि जगह जगह दौरे करना, आना जाना, प्रतिदिन डिस्टेंस बनाने के बावजूद भी कई बार हम जैसे लोगों से यह मिलना पड़ता है। सर, जो हमारे पुलिस के भाई हैं जो सड़क पर हैं या जिन्हें किसी मुश्किल कार्यों में भी लगाया जाता है, कई बार कोई भाग जाता है, ढूंढना करना, हमने देखा कि उनके लिए मतलब राम भरोसे व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, और वो मतलब दिलेर तो हैं ही, लेकिन वो कुछ उनकी प्रबंध मुझे लग रहा है कि कम ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि दोनों पुलिस प्रशासन जिले के जो हैं पुलिस अधीक्षक, वहाँ से ध्यान दिया जा रहा होगा, लेकिन जो ज़मीन पर सड़क पर जो पुलिसकर्मी हैं उसके सामने अगर कोई वाहन वाला भाग जाता है, उसकी जो चिंताएं हैं, क्या उन पे भी विचार? देखिए, ये वही बात है कि कोरोना को लेके एक लेवल तक हम लोगों को एहतियात रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू प्रिज्यूम कि हर कोई जो व्यक्ति चल रहा है, अगर उसको हम लोग कोरोना पॉजिटिव, नॉट ओनली कोरोना सस्पिशियस बट कि कोरोना पॉजिटिव मान के अगर ऑपरेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि हर हमारा जो फील्ड फंक्शनरी है उसको ना केवल मास्क, सैनिटाइज़र, बल्कि उसको हमें पीपीई किट तक देना चाहिए। मेरा इससे जो सोच है वो भिन्न है। मेरा ये मानना है कि संसाधन हमारे पास सीमित हैं। अगर संसाधन बहुत ज़्यादा हों तो हमारा पटवारी भी पीपीई किट पहने, कांस्टेबल भी पहने, टीचर भी पहने। इसमें ज़्यादातर कोशिश ये है कि सभी साथियों को एकरूपता रखते हुए, क्योंकि आशा, एएनएम जिस प्रकार से सर्वे कर रही है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग हो सकती हैं, हमारे पटवारी साहिबान की अलग हो सकती है। आगे गर्मी का टाइम है, उनके छाया की, पानी की, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए स्पेशल रिलीफ फंड जो है वो जारी किया गया है। पुलिस के साथी हों या फील्ड के कोई भी फंक्शनरी हों, उन सभी लोगों की नीचे स्तर पे किस प्रकार से ज़्यादा साथ संभाल की जा सके, ये पूरे जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए जाए। हमें लगता है कि हर साल आप 26 जनवरी 15 अगस्त पे पुरस्कार देते हैं श्रेष्ठ कार्मिकों को, तो अब 15 अगस्त इस बार आएगी, उस पर लग रहा है कि कोरोना में जो समर्पण करने वाले हैं, इस आधार पर भी आप विचार कर रहे हैं जिनको सम्मानित करेंगे? डेली इस कार्यालय में आ पाना और लोगों की सेवा कर पाना, मेरा मानना है कि यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन इससे पहले कि आप समाप्त करें, मैं आपकी अनुमति हो तो 2-3 चीज़ें और ऐसी जी। हैं जिस पे मैं बात रखनी चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला मेरा निवेदन ये रहेगा कि मैं लॉकडाउन के समय पे जो अलवर वासियों ने सहयोग दिया है, जो पूरे के पूरे हमारे समाज, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारे समाज सेवी हो, अधिकारी वर्ग हो, इसी निष्ठा को, इसी धैर्य को हमें आगे बनाए रखना है। 3 तारीख तक का जो समय है वो बहुत ज़्यादा सीरियस समय है, उसमें हमें लगातार अपना सहयोग जिला प्रशासन को देना है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन ये है कि प्रशासन द्वारा कई प्रकार की एसेंशियल सर्विसेज आगे खोली जा रही हैं, प्रयास किए जाएंगे। जैसे आपने जल की बात की, जल का संकट हर साल इस जिले में आता है। हमें समझना है कि ये रूटीन समय नहीं है। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि कई प्रकार की ऐसी समस्या होंगी जो हो सकता है कि रूटीन टाइम्स में बहुत इजीली हाईलाइट की जाएं और एड्रेस की जा सके, लेकिन आप समझें कि कोई कंट्रोल रूम पे ऐसा भी फ़ोन आएगा जहां पे जीवन मरण का सवाल होगा, और कोई ऐसा काम होगा जिसके अंदर हमें खुद विवेक इस्तेमाल जो करना टाला है जा सकता है। कि क्या हमें जिला प्रशासन, क्या हमें सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार से किसी डिलेमा में डालना है कि वो ये काम करें या वो काम करें। तो आप लोग समझें कि आप अपने घर में रहते हुए, संयम बरतते हुए भी कोरोना की फाइट में वही वॉरियर बन सकते हैं जो कि हमारा कोई फील्ड के ऊपर है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अलवर ज़िला प्रशासन का सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पे है तो वो ये है कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, आने वाले समय में अगर हमारे अलवर वासियों को किसी प्रकार के हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या तैयारी की जाए। राजस्थान सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं, हमने त्रिस्तरीय मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की हुई है। तकरीबन 80% लोग ऐसे होते हैं जिन साथियों को किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा सीरियस जो कंडीशन है वो उसमें नहीं जाते हैं। वो लोग, अगर हम उनको प्रोफिलैक्सिस ये दवाई दें तो उसके हिसाब से वो अपने आप लगातार मॉनिटरिंग में ठीक हो जाते हैं। 15% साथी ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा सीरियस होते हैं, उसके लिए द्वितीय लेवल पे हमने तैयारी की है। और 5% ही केवल पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का जो इस्तेमाल हो रहा है, हमने जिला मुख्यालय पे अलवर जिला अस्पताल और ईएसआई भिवाड़ी अस्पताल भिवाड़ी क्षेत्र के लिए उसको हमने चयनित किया है।